नमस्कार साथियों, सृष्टि के ऑनलाइन सेगमेंट पर आप सभी का मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ हार्दिक स्वागत कर। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है मैं अभी उम्मीद भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना मेरा कोई ऐसा प्लान है कि मैं कितने मिनट में इसको कवर करने वाला हूँ। पर ये टॉपिक सच बता रहा हूँ, ये यूपीएससी से लेकर आरएसपी सब में काम आने वाला। और अगर आप इन सब की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप धैर्य के साथ सुनते रहना। आपको एक ऐसा रिसर्च वर्क देकर मैं आपको उस महान शख्सियत के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो आप आज तक नहीं पाए होंगे, और सुना होगा तो बहुत ही कम और कहीं अलग अलग जगहों से। पूरा एक साथ एक वीडियो में कंटेंट आपको ऐसा नहीं। और उस शख्सियत का जब भी नाम आता है तो उसके साथ मैथ का जुड़ाव होता है। सबसे पहले अगर जैसा आप मेरे पीछे थंबनेल को देख पा रहे हैं, अगर हम सोचें कि अगर इस जहां में या हमारे इस दुनिया में हमारे पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में अगर गणित नहीं होता, मैथ नहीं होता, तो दोस्तों क्या होता और क्या नहीं होता। आज हम जिन सिस्टम में जी रहे हैं, जैसा हमारा डिजिटल दौर है, क्या ये दौर जो है ये ऐसा ही हो पाता। और इस गणित को बनाने में उन सभी महान शख्सियत के बहुत बड़ी तपस्या का हाथ है, बहुत बड़ी तपस्या का रोल है, जिसकी वजह से आप और आज मैं नितिन दोनों हम एक दूसरे के सामने हाजिर हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं, और मैं शायद आपके कल को कमेंट पढ़ पाऊंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लाल वाला बटन भी दबा ही दोगे। नया परिवार है तो इसको बड़ा करने में आपका सहयोग बहुत चाहिए होगा। सोच के देखो दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता अगर मैथ नहीं होती तो? क्या फिजिक्स होता, क्या कंप्यूटर होता, क्या एस्ट्रोलॉजी होता, क्या केमिस्ट्री होती? किसी भी सब्जेक्ट को देख लो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो थी वो मैथ पर टिकी हुई थी। फिजिक्स पूरा मैथ पे टिका हुआ था, पूरा का पूरा फिजिक्स मैथ पे टिका हुआ था। हर एक चीज, चांद तारे, हमारी दूरियां, ये वो फलां ढिमका जितना भी है, चारों तरफ मैथ ही मैथ है। और इस मैथ से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हमारे भारतवर्ष में सिर्फ एक पैदा हुई। हालांकि बहुत हुए मैथमेटिशियन, पर उस जैसा गरीबी में जूझता हुआ थ्योरम लिखता जाने वाला बच्चा, जिसके पेट में अन्न का दाना तक नहीं होता था, और वो सारी रात बैठकर सिर्फ और सिर्फ थ्योरम लिखा करता था, थ्योरीज लिखा करता था, और फिर सो जाता था और सुबह उठकर उसकी एक इक्वेशन लिख देता था। और पूछने पर वो अक्सर यही कहता था कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे लिखी जा रही है, बस मेरे तो सपनों में मेरी देवी माँ आई और वो आकर सारी चीज़ें मुझे बता दी। मेरे सपनों में आती है मेरी देवी। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? किसी भी आंकड़े को वो कुछ इस अलग ढंग से देखता था जैसे इस जहां में कोई उस तरह से देख ही नहीं पाता था। बिल्कुल सबसे अलग ढंग से अगर कोई आंकड़ों को देख पाता था, वो वही था एक शख्स जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे देश में भारतीय गणितज्ञों की बात करें तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और नीना गुप्ता जैसे, अभी ये पुराने एंशिएंट दौर के हैं, और ये अगर आधुनिक की बात करें तो ये नीना गुप्ता हैं। गणितज्ञ भारतवर्ष ने पूरे विश्व को भर भर के गणितज्ञ दिए हैं साहब। पर उस शख्सियत में एक खास बात यह थी कि वो गरीबी से जूझता हुआ जिस तरह से थ्योरीज देके गया, उसके मुकाबले की थ्योरीज कोई नहीं देके गया। 32 साल की उम्र में वो शख्स इस जहां से कहीं दूर चला गया और वो इस जहां को छोड़ गया, और तब तक वो 3900 थ्योरम दे चुका था। 3900, 3900 थ्योरीज उस शख्सियत ने दे दी थी। अभी आप इस इंतजार में हो कि मैं उसका नाम लूं, आपकी जुबान पे है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं बात कर रहा हूं उसी महान इंसान की जिसका नाम श्रीनिवास रामानुजन था। इन्होंने भारतवर्ष का कुछ इस कदर से नाम रोशन किया दोस्तों, शायद ही कोई कर पाता। जो मैथ में इन्होंने दिया वो शायद ही कोई आगे आने वाले टाइम में दे पाए। कुछ एक मैथमेटिशियन कहते हैं, जे.एच. हार्डी जैसे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि ही नो अबाउट इन्फिनिटी। वह इन्फिनिटी के बारे में जानता था। अबाउट तो क्या, वो इन्फिनिटी के बारे में ही जानता था। वो इन्फिनिटी को समझ चुका था। अनंत को कोई कैसे समझ सकता है, पर उसने उसका भी मान दे दिया था। आपको आगे चलकर बताऊंगा, अगर आप मैथ से नहीं है तो भी। आपको पता है दोस्तों, इनका नाम श्रीनिवास रामानुजन था। भारत में ऐसे ही गरीबी से जूझते हुए, मैंने आपको बता दिया, इन्होंने फॉर्मूलाज दिए। ये आप उनकी फोटो देख पा रहे हैं रामानुजन जी की। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो आज 26 अप्रैल को देख रहे हैं, तो इस 26 अप्रैल के दिन रामानुजन का टीबी के चलते देहांत हुआ था और वो इस जहां से चले गए। आज का दिन दोस्तों 26, मैं फिर कह रहा हूं, अप्रैल है, और ये डे स्पेशल पर हमारा वीडियो है।
अगर आप 14 मार्च को इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो 14 मार्च को आता है वर्ल्ड मैथ डे, है ना, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, यही होता है। पर हमारे भारत में यही मैथमेटिक्स डे जो है, राष्ट्रीय गणित दिवस या नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन रामानुजन का जन्म हुआ था दोस्तों, इस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए हमारे भारतवर्ष में इनके सम्मान के लिए जो है ये दिवस मनाया जाने। अब हम आगे चलते हैं देरी ना करते हुए दोस्तों। ये मैंने वर्ल्ड का इसीलिए ये मैप लगाया है कि अगर रामानुजन ना होते और वो इतनी सारी थ्योरम ना दे पाते तो क्या हमारा वर्ल्ड आज इतना ही विकसित हो चुका होता? कभी नहीं हो पाता दोस्तों। जिस तरह से आज हमारे एक दूसरे की जो कनेक्टिविटी है एक देश से दूसरे देश की, बहुत सारी चीजें अधूरी की अधूरी रह जाती। शायद इनका काम कोई और कर पाता, पर जिस ढंग से इन्होंने किया उस ढंग से तो शायद फिर भी नहीं कर पाता। पर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई काम रुका नहीं है, सब वही है। एक दर्शन की बात होती है ना कि ये काम चलता रहा है, ईश्वर है या नहीं है, पर इस ब्रह्मांड में, इस जगत में सब काम होता है। इनकी जगह कोई और आता, पर इस जैसा कभी नहीं आ पाएगा आगे के इतिहास में, ना अभी तक कोई आया है। आगे चलते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं इनके पूरे नाम की। तो इनका पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन था और इनका जन्म दोस्तों 22 दिसंबर 1887 को हुआ और इनका जो स्थान था वो इरोड थंजावुर तमिलनाडु, एक गांव है तमिलनाडु में, इरोड थंजावुर एक जगह का, तमिलनाडु का ये जिला मुख्यालय है थंजावुर। पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और श्रीनिवास अयंगर ही इनके नाम के आगे शुरुआती अक्षर है, उसके बाद रामानुजन इनका नाम था और इनकी माता का नाम कोमल तामल था। अब अगर बात करें आगे इनकी, तो दोस्तों 1889 में 87 इनका देखो, इनका जो जन्म था वो 87 में हुआ और अगर बात करें 89 में चिकन पॉक्स से सभी भाई बहनों की मौत हो चुकी। कहते हैं कि इनके बाद एक दो संतान और हुई, बहुत सारी अलग अलग जगह से कहानियां इकट्ठा होती है। कहते हैं इनके 2-3 और भाई बहन हुए, वो भी चिकन पॉक्स के चलते, क्योंकि इसका कोई उस वक्त दोस्तों इलाज नहीं था, उस वक्त कोई इलाज नहीं था, सब कुछ इन्हीं के चलते, चिकन पॉक्स के चलते सारे के सारे रुखसत हो चुके। अब हम अगर बात करें एक और चीज, 3 साल तक रामानुजन बिल्कुल भी नहीं बोल पाए। ये लाइन इसलिए मैं मेंशन करवा रहा हूं ताकि कुछ लोगों के बच्चे अगर नहीं बोल पाते हैं तो वो आज के जमाने में, दौर में इतना टेंशन में आ जाते हैं कि डॉक्टर के यहाँ पे, पीडियाट्रिक्स के यहाँ पे, या वो स्पीच के जो काउंसलर होते हैं या स्पीच प्रैक्टिशनर होते हैं उनके यहाँ पे लेके जाते हैं कि हमारा बेटा बोल नहीं पाता, ये नहीं कर पाता, और उनको बचपन से ही कहना शुरू कर देते हैं कि जीवन में तू कुछ कर नहीं सकता, ये वो। अब ऐसा कुछ नहीं है। रामानुजन 3 साल तक इतने म्यूट थे कि इनके घर वालों ने भी इनको समझ लिया था कि साहब ये जो बालक है ये अब जीवन भर म्यूट रहने वाला है, जीवन भर म्यूट रहने वाला, उन्होंने सोच लिया था। पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते ये बोलने लगे और फिर ये जब पढ़ाई करने लगे तो 10 साल की उम्र में प्राथमिक शिक्षा स्तर जिला को इन्होंने टॉप तक कर दिया था। पर बाद में जिला मुख्यालय कुंभकोणम टाउन हाई स्कूल में इनकी स्टडी शुरू हुई और मैथ की इतनी तगड़ी काबिलियत थी साहब इनमें कि अब चर्चे चारों तरफ होने लग गए थे। 1887 से देख लो 10 साल और जोड़ के अब 10 वर्ष की आयु में इस बच्चे के चर्चे चारों तरफ गूंजने लगे थे, क्योंकि अब ये 6ठी 7वीं क्लास में भी बीए के बच्चों को पढ़ा रहा था और उनको ट्यूशन दे रहा था, क्योंकि इनको खुद को तो कुछ अता पता मैथ के अलावा तो था ही नहीं, जनाब फेल हो जाते थे। अब सोच के देखो, आगे आगे बढ़ते हैं साहब। जिस पेपर को हल करने में 3 घंटे लगते थे उस पेपर को ये रामानुजन मात्र 30 मिनट में कर देता था। एक जगह पे तो मैंने ये लिखा कि जो इक्वेशन जो समीकरण साहब प्रोफेसर लोग स्टेप वाइज स्टेप करते थे, वो यूं करते थे कि चलो यार स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं, रामानुजन डायरेक्ट आंसर दिया करता था साहब, डायरेक्ट। एक किताब में तो एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि जब वो कैम्ब्रिज वहां पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तब प्रोफेसर लोग जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ इक्वेशन लिखते उससे पहले आंसर इनकी जुबान पे होता और ये बता देते थे। इतना शार्प माइंड कोई आदमी कैसे हो सकता है? अगर आईक्यू, अगर हम लोग कहते हैं कि आइंस्टीन का बहुत ज्यादा था तो इनका आईक्यू लेवल कहां गया होगा? तो हमने कभी आइडिया ही नहीं लगा, क्योंकि इस इंसान के बारे में हमने कभी ज्यादा, बस रामानुजन महान गणितज्ञ थे यहां तक हम खुश हो लिए, पर हमने कभी ये नहीं देखा कि इनके जीवन का वो जो दर्द है और जिन दिनों को इन्होंने देखा और जिस दर्द के साथ ये आगे बढ़े वो कोई नहीं समझ पाया। बचपन से लेकर 32 साल की उम्र तक इन्होंने 39 थ्योरम दी, पर इसके साथ साथ इनको बीमारियों ने कभी नहीं छोड़ा।
बीमारी हमेशा रही। दोस्तों मैं आगे चल के बताऊंगा, ये डिप्रेशन के शिकार भी हुए, इनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी आई, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, जिस सवाल को मैंने बताया ना, बड़े बड़े प्रोफेसर, अब घर का खर्च निकालने के लिए रामानुजन स्नातक के विद्यार्थियों को खुद ट्यूशन करवाया करते थे। साहब एक हॉस्टल था, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बना हुआ था, और उनकी गली जो होती है हॉस्टल के अंदर की गली, वहां पे अक्सर एक लड़के को घूमता फिरता हुआ हमेशा पाया जाता था, और वो रूम रूम जाकर ये पूछता था कि क्या मैथमेटिक्स की कोचिंग करने वाले हो तुम, क्या तुम ट्यूशन ले सकते हो, उससे अपने घर का गुजारा करते थे। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, एक कहानी बताता हूं, ये इसीलिए स्पेशल है ये कहानी, इसको मैंने मेंशन इसीलिए करवाया। एक बुक है साहब, ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। दोस्तों इसमें 5000 थ्योरीज दी हुई थी, 5000 थ्योरीज। कहते हैं कि इस पूरी किताब को करने में बड़े बड़े प्रोफेसर को 10 से 12 साल लग जाते थे, इन्होंने मात्र एक साल में इस किताब पर मास्टर हासिल कर लिया था। दोस्तों मास्टर हासिल करने का मतलब है आपको वो सारे आंकड़े याद हो चुके हैं, वो सारी थ्योरीज क्लियर हो चुके हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब अगर वो किताब आपके पास नहीं है तो वो पूरा का पूरा किताब इधर भेजे में आपकी। मास्टर होने का मतलब ये होता है कि उल्टा अगर चल के अगर आपसे पूछा जाए तो आप उल्टा गिनती बता दोगे, और पहले पेज से लेकर आखिरी तक पूछोगे तो आखिरी तक बता दोगे। ये थे रामानुजन, पर गरीबी और भूखमरी ने इनका पीछा कभी नहीं छोड़ा दोस्तों। और अब हम आगे चलते हैं। इसी वजह से, इस किताब की वजह से इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज और क्यूबिक इक्वेशन पर भी बहुत सारा काम किया। अब हम आगे चलते हैं। 16 साल की उम्र में क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण, तो आपने देखा होगा ना, -b प्लस माइनस इस तरह का ABC, मैं कुछ आंकड़े लिख देता हूं नीचे, x की स्क्वायर टाइप। ये जो आपने कभी भी अगर इक्वेशन देखी है, ये द्विघात समीकरण के टाइप की इक्वेशन होती है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, पर ऐसा कुछ आपने देखा होगा जीवन में, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं, इन्होंने इसको भी, इस इक्वेशन को नया तरीका दे दिया था, नया तरीका इसके साथ साथ आ चुका था। अब हम अगर इसकी बात करें दोस्तों, मैथमेटिक्स में ये इनको इनाम मिला। ये थोड़ा सा क्या है ना कि जो मार्कर होता है ना, इसके आगे का थोड़ा रबड़ टूट गया, इसलिए थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया, क्योंकि इसके अंदर से वायर निकलती है जो बोर्ड पर घसती है तो खराब करती है। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें होती है। अब मैं लेट नाइट मेरे स्टूडियो में हूँ और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और मैंने पूरा दिन भर और पिछले 2-3 दिन लग के मैंने इस पर रिसर्च वर्क किया। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, सृष्टि 2.0 के लिए अगर आप साथ देते रहे तो आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है, ये यूपीएससी में जीएस पेपर होता है आपका एक, इसको पीले में लिख, जीएस पेपर 3 होता है। इसमें एक पार्ट आता है, उस पार्ट का नाम होता है दोस्तों विज्ञान एवं तकनीकी। विज्ञान एवं तकनीकी, अगर हम इसकी बात करें, विज्ञान एवं तकनीकी में भी एक आगे टॉपिक आता है कि विज्ञान में, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख रहा हूं, टेक्नोलॉजी में भारतीयों का योगदान। इसका योगदान पूछा है, भारतीयों का योगदान। ये जो दोस्तों, ये जो है ना, ये टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है, ये इसमें आपसे हो सकता है कि जीएस पेपर 3 में इस तरह के कोई सवाल पूछ लिए जाए। अब मैं टॉपिक पे वापस आता हूं दोस्तों। इस मेहनत को देखते हुए मेरा एक आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस आप ही हैं मेरे परिवार का हिस्सा, और है कौन यहाँ पे? मैं अकेला, नितांत अकेला हूँ। मेरे स्टूडियो में आसपास कोई नहीं है जिस जहाँ से मैं आपको, जिस जगह से आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक कुंभकोणम सरकारी कला महाविद्यालय में इनको स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। पर भाई साहब के तो दिक्कत क्या कि इनको तो मैथ के अलावा कुछ आए ना, तो इन्होंने क्या करा कि मैथ में तो, गणित में तो हो गए पास। अब भाई साहब के बटे में बटे नंबर, पर दिक्कत कहां, बाकी सब में फेल हो गए। और बाद में इन्होंने 11वीं सिर्फ गणित को छोड़कर बाकी सब विषय में फेल हो गए, और इन्होंने वहां पे पढ़ाई एक बार छोड़ दी। फिर इसके बाद इनका जाना हुआ 1905 में मद्रास जाना हुआ, पचियाप्पा कॉलेज था एक, वहां पर इनको फिर ट्राई करने को मिला कि तू अभी भी पढ़ाई कर लो तुम। पर भाई साहब को तो क्या, गणित विषय को छोड़कर बाकी में फिर फेल हो गए। अब रामानुजन जी का जो मन था वो टूट चुका था, फॉर्मल डिग्री को लेकर, पढ़ने को लेकर नहीं। पढ़ने के लिए तो भाई साहब राजी थे,
उन्होंने क्या कहा कि साहब अब हमारा जो जीवन है वो गणित के लिए ही हम करेंगे। बाद में इन्होंने फॉर्मल पढ़ाई छोड़ दी। फॉर्मल पढ़ाई का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, जैसे हमारे हाथ में डिग्री आ जाती है कि हमने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, या बी फार्मा, बीटेक, कुछ भी, जिसकी वजह से आप कहीं किसी एक यूनिवर्सिटी के अंडर में रजिस्टर्ड हो जाते हो कि ये बंदा हमारे यहां से पास करके गया। फॉर्मल पढ़ाई नहीं की, पेपर पेन और पैसा नहीं था, स्लेट चौक पर सारी रात लगे रहते थे। इतना गरीबी में, इतना गरीबी में, अन्न का दाना पेट में नहीं, हाथ में पेन नहीं, कागज नहीं, बंदा थ्योरीज लिखे जा रहा है। कैसे? पूरी रात स्लेट पर, एक छोटी सी स्लेट थी, छोटा सा चौक हुआ करता था, उस पर लिखते रहते थे रामानुजन, और फिर उसको साफ कर लिया करते थे, फिर लिखते थे। अगर ये आदमी पूरा पेन कागज का खर्चा उठाते तो कहां से उठाते, जिस आदमी के पेट में खाना तक नहीं था। और फिर ये आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैंने और एक्स्ट्रा वर्क किया है दोस्तों। अब हम बात करें तो 1909 में, 1905 तक तो आगे इनकी हो गई शादी जानकी देवी से। अब जब जानकी देवी से हुई तो इनके पास खर्चा नहीं घर चलाने के लिए, तो इनको एक श्री राव नाम के जो जिला मुख्यालय था, एक नायलोर नाम से, नायलोर नाम का जो जिला मुख्यालय था, वहां के ये जिला न्यायाधीश मिले। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचानता हूं, और श्री राव ने इनको ऑफर करा कि तुम आगे की पढ़ाई करो, इसके लिए मैं पैसा देता हूं। पर साहब ये ब्राह्मण अयंगर, अब ये खतरनाक, इनको तो ये था कि खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज। इन्होंने ऑफर को काटा मार दिया, बोले नहीं चाहिए श्री राव साहब, आपका ऑफर आप जानो, आपके हाथ में रखो। हमें अगर एहसान, अगर आप करना ही चाहते हैं, मेरे जीवन में कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, मुझे जॉब दिलवा दीजिए। श्री राव न्यायाधीश लेवल के आदमी थे, उन्होंने क्या करा, इनको मद्रास पोर्ट में जॉब दिलाई, क्लर्क की, और वो भी 30 रुपया महीना दोस्तों, 30 रुपया महीना में मां थी, और साथ में एक और बताता हूं मैं आपको, इनकी पत्नी थी। अच्छा, जब ये बचपन में थे, इनके पिता एक कपड़े की दुकान पे क्लर्क का काम किया करते थे, और माँ जो थी वो भजन गाती थी मंदिरों में बैठ के, वहां से 2 पैसा आता था, उससे इनके घर का गुजारा होता। इतनी गरीबी देखिए, आजकल की इतनी सहूलियत मिलने के बाद भी एसी वैसी सब लिखा हुआ लगा हुआ मिलता है, पर फिर भी कहीं न कहीं उन बच्चों से वो सारी चीज़ें हासिल हो ही नहीं पाती जो कर लेनी। वक्त बदला है, दौर बदला है, सब चीज़ें आप मोबाइल, स्मार्टफोन से पा रहे हैं, ये आपको सहूलियतें मिली, और फिर भी हम अगर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये कभी जीवन में कहते हैं ना कि किसी को दोष नहीं देना, ये आप अपने आप पर लेना। जो आदमी अपने आप पर लेता है ना, वो बहुत आगे जाता है। इसकी वजह ये होती है कि वो खुद को पहचान लेता है, और खुद पे वो चीज़ें, अगर किसी भी तरह का ब्लेम है जीवन में, अगर वो सक्सेस नहीं होता है, तो वो खुद उसकी स्वीकृति करता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, या मुझसे फैसले ठीक ढंग से नहीं लिए गए थे सही दिशा में, पर आप लोग किसी और को ठहरा देते हो गलत हो। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, आजकल यूट्यूब से आप, सरकारी नौकरी लगना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं। सरकारी नौकरी को लोग अक्सर सफलता मान लेते हैं, मैं जीवन में ऐसा नहीं मानता। सरकारी नौकरी ही जीवन में सफलता है। आज रामानुजन का अगर कोई कहे कि मुझे कह दे 10 घंटे का लेक्चर है, हर रोज 1 घंटे लेक्चर देना है, तो शायद 10 घंटे में मैं इनको पूरा पढ़ के और आपके सामने तक भी ना रख पाऊँ। का जीवन इतना अलग लेवल का था। कौन सा इनके पास सरकारी नौकरी, कुछ नहीं। 30 रुपये महीना की तो इन्होंने किसी को मिन्नतें करके नौकरी ली थी। ये था जीवन। पर सक्सेस इसको कहते हैं। इन्होंने दिया बहुत कुछ जहाँ को, इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे, कहते हैं कि पूरे समाज को इन्होंने इतना लौटा दिया था जितना इनको वापस, वो तो मिला ही कुछ नहीं था समाज से, हमें तो इतना कुछ मिल रहा है। हम टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो, जहाँ पे ये मद्रास पोर्ट में दोस्तों नौकरी करते थे, वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको एक पेज मिला, और जैसे ही पेज मिला वो चौंक गया वो आदमी कि यार इतने हाई लेवल, कुछ तो 2-4 इक्वेशन उसको समझ ही नहीं आई थी। इतने हाई लेवल की मैथमेटिक्स वाला बंदा है कौन यहाँ पे? उसने पता किया तो कौन निकले? रामानुजन निकले। और रामानुजन को फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जुगाड़ करता हूँ और मैं तुम्हें ब्रिटेन भेजता हूँ। अब उनका तो अपना था ना कि भाई ब्रिटेन में अगर ये पहुंचेगा तो ब्रिटेन के लिए भी बहुत कुछ करेगा, और उसको भी वहां की सरकारें इनाम इनाम देगी कुछ, यार क्या ढंग का आदमी भेजा। पर कहानी क्या कि भेजने की पूरी तैयारी, पैसे का भी इंतजाम उस ब्रिटिश ऑफिसर ने कर लिया था, पर साहब फॉर्मल डिग्री नहीं होने के कारण आगे दाखिला नहीं मिल पा रहा था। ये बहुत मुश्किल हो चुका था। मैंने अभी बताया ना, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, सिर्फ मैथ से प्यार करेंगे, इतना ही काम चल रहा था। अब देखो इसके इनके साथ क्या हुआ। 1911 में इन्होंने फिर 17 पेज का एक आर्टिकल लिखा इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में। यहां से इनको पहचान मिली, यहां से जो पहचान मिली, ये गजब की पहचान मिलने लगी। अब इनके दोस्तों के कहने पे
दोस्तों के कहने पे दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे J.H. हार्डी, और उनके एक दोस्त थे लिटिलवुड। ये दोनों के दोनों क्या है कि उस टाइम के सबसे बड़े महान गणितज्ञ कहला रहे थे। साहब इनके जैसा तो कोई नहीं है। तब 1913 में दोस्तों के कहने पर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के J.H. हार्डी को एक रिसर्च की कॉपी भेजी। अब ये जो रिसर्च की कॉपी थी दोस्तों, ये इनके पास जब पहुंची, ये रेशनल नंबर पे थी, और ये रेशनल नंबर पे जो रिसर्च भेजी, तो ये आदमी को जब ये खत मिला तो इंडिया से आया था, और इंडिया से खत आया था तो इन्होंने पहले तो हल्के में ले लिया और फिर उस लेटर को पढ़ा। फिर ये कागज बांचते गए, आगे से आगे पूरा रिसर्च पढ़ते गए। अब साहब जैसे जैसे पढ़ते गए, लास्ट में J.H. हार्डी के तोते उड़ गए। पहले तो इन्होंने इग्नोर मार दिया कि कोई आदमी ऐसे ही कुछ इक्वेशनें लिख के भेज दी होगी, फालतू में बकवास है, इसका कोई आधार तो है नहीं। तब J.H. हार्डी शाम को वापस अपने ऑफिस से घर आए, या यूनिवर्सिटी से, ट्रिनिटी में पढ़ा रहे थे उस वक्त। जब वो घर आए तो उनको नींद नहीं आई, उनके दिमाग में थ्योरम घूम रही थी। उन्होंने अपने दोस्त लिटिलवुड को बुलाया, बोले साहब आओ, ये भी प्रोफेसर थे। तो उन्होंने मिल के रात को 3 बजे तक इनकी इक्वेशनों को सॉल्व करने, तब उनको पता चला कि इस आदमी को दूर से पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, इसको बुलाना ही पड़ेगा पास में, ये आदमी कुछ अलग लेवल का है। तब J.H. हार्डी ने इनको खत लिखा कि आप हमारे यहाँ पे आ जाओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हम आपको आगे की पढ़ाई करवाते हैं और आप मेरा रिसर्च में साथ दो। तब इनको कैम्ब्रिज बुलाया गया, पर माँ जो थी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये ब्राह्मण खानदान से थे और इन्हें, इनकी माँ को लगा कि पाश्चात्य संस्कृति इनके सर चढ़ के बोलेगी, और हम तो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं, संस्कृति में जीने वाले। बेटे को मना कर दिया माँ ने, और बेटे ने भी कह दिया माँ ठीक है तुम कहो तो हम यहीं हमारी बैठ के मैथमेटिक्स निकाल लेते हैं। दोस्तों अंत में एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहना। ऐसी बात बताऊंगा कि जो दर्शन से संबंधित है, जो फिलॉसफी से है। ये कहते थे कि साहब मैं नहीं इक्वेशन बनाता, इसी एक बात पर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बाद में ये चले गए कैम्ब्रिज, इनकी मां ने कुछ एक शर्तों पर इनको इजाजत दे दी कि आप जा सकते हो, और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो इन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की, कहां से? वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1918 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबरशिप मिली, और उस वक्त के सबसे छोटे सदस्य यही थे उम्र में। सबसे छोटी उम्र के सदस्य कौन थे? रामानुजन थे। और आप अगर कहोगे ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन क्या चीज है और क्या बड़ी सोसाइटी थी, हो सकता है कोई ऐसे नहीं है। ये पता है दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार को आप कहते हो ना, नोबेल प्राइज जीतने वाली जो सोसाइटी, जो मेंबर को डिसाइड करती है कि इसको मिलना चाहिए, उसके ये मेंबर बन चुके थे, मेंबरशिप इनको मिल चुकी थी वहां की। इनको आगे चल के स्कॉलरशिप भी मिली, और फिर इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की, और फिर उसके बाद इन्होंने डिग्री हासिल की वहां से, उसी कॉलेज से जहां से ये ट्रिनिटी में थे। और बाद में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने आर्ट से किया, एक ने कहा, एक जगह पे लिखा हुआ था BSc बैचलर ऑफ साइंस पूरा किया। खैर ये कुछ ऑथेंटिक डाटा नहीं है। अब हम चलते हैं, बीमार पड़ गए पर घर आना चाहते थे दोस्तों, पर घर नहीं आ पाए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब भाई साहब आ गए डिप्रेशन में, परिवार पास ना हो, बीवी पास ना हो, मां पास ना हो, और सिर्फ काम ही काम करते रहे। उससे इनके अवसाद आ गया, डिप्रेशन आ गया दोस्तों, और फिर इनके सुसाइडल थॉट आया, मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर चले गए, और जैसे ही वहां गए तो जाके सो गए। वो उस लोको पायलट या ट्रेन चलाने वाले की अगर हम बात करें, ट्रेन ड्राइवर की बात करें, तो उनकी सूझबूझ इतनी शानदार थी कि उन्हें दूर से ही वो इंसान दिख गया और उन्होंने ट्रेन को रोक लिया। फिर इनको पहुंचाया गया, इनको अवसाद की कुछ वहां पे मेडिसिन भी मिली, पर ये उस अवसाद से बाहर नहीं आ पाए, और फिर ये वापस वहां से इंडिया पहुंच गए 1919 में। जब ये 1919 में इंडिया पहुंचे, तब इनको लेने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी थी, क्योंकि इनका पूरा नाम हो चुका था भारत में। पर अब ये जो शौहरत थी, ये रामानुजन के अध्याय के बिल्कुल आखिर में। रामानुजन नहीं समझ पा रहे थे कि दौर में है, क्योंकि अवसाद आ चुका था, और बाद में उनको ट्यूबरकुलोसिस, टिब्बी की बीमारी भी हो चुकी थी। उस वक्त इसका कोई इलाज नहीं था दोस्तों, और इलाज ना होने के कारण मैंने ये बात लिखी, एक महान अध्याय का समय पूरा हुआ, जिसे कुछ समय और मिलना था, और वो अपने आप में एक किताब था, वो अपने आप में एक ग्रंथ था। उन्होंने 32 साल की उम्र में अपनी यात्रा को पूरा किया, आज ही के दिन 26 अप्रैल को, और उन्होंने 4100 थ्योरीज दे दी थी मैथ की। और मैं आपको दोस्तों बताऊं, कुछ तो थ्योरी ऐसी थी उनकी जो ब्लैक होल का जो रहस्य है उसको खोलने में कामयाब साबित हुई। इतनी सारी थ्योरी वाला एक गरीब घर का बच्चा,
तो हम आधे घंटे या 1 घंटे के वीडियो में उनका जीवन जो दर्शन है वो पूरा बता नहीं सकते दोस्तों। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा अध्याय है, एक बहुत बड़ी किताब है, जिसके लिए मुझे अगर जीवन मिल जाए तो पढ़ते रहो और उनके बारे में पढ़ाते रहो। ये थे दोस्तों रामानुजन। अब मैं आपको एक दर्शन और फिलॉसफी की बात बताता हूँ। कुछ एक लोगों को जब मैंने सुना और पढ़ा कहीं पे मिले, उन्होंने रामानुजन से आखिरी में पूछा था, वो लास्ट में बेड पे पड़े पड़े थ्योरीज लिखा करते थे, फिर वहीं पे बीमारी में भी वो थ्योरीज ही लिखा करते थे, बहुत परेशान रहते थे। टीबी की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और खांसी और उनके ना शरीर के अंदर से बहुत कुछ उनको लगता है जैसे बाहर आ रहा है, उसमें आपको ब्लड का वॉमिट भी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ वो दर्द बता रहा हूँ, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। आपको ब्लड का वॉमिट होता है साहब, उल्टी, खून की उल्टी आना, आपको खांसी आना बहुत तेज, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मेरा बाहर आएगा, पेट में एक बूंद पानी का नहीं रहना, इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाना कि आप चल के अपना पानी भी, पास में रखा गिलास आपके होठों तक नहीं आ सकता। वो आदमी उस वक्त भी लगातार लिख रहा था दो थ्योरीज, और कंटिन्यू उनकी थ्योरीज आगे चल रही थी। तब किसी ने उनसे पूछा, ये जो आप इतनी थ्योरीज लिख कैसे लिख? तब उन्होंने कहा, माँ देवी की पूजा करता हूँ, काली माँ की पूजा करते थे कि नॉर्थ इंडिया का कोई स्वरूप है माता का। वो इतने तगड़े आस्तिक थे, उन्होंने कहा कि मैं उनकी पूजा करता हूँ, की आराधना करता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ उनके नाम पे, मेरी माँ से मेरा इतना प्रेम है का कोई आइडिया नहीं। और जब मेरा वो पूरा प्रेम उनके साथ है, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वो प्रेम का जो मेरा एक कहते हैं ना जार कंटेनर भरने लगा, फिर उसके बाद वो कंटेनर भर चुका था। उसके बाद जो प्रेम मेरी माँ के प्रति और माँ का मेरे प्रेम प्रति, तो प्रेम बाहर बिखरने लगा उस जार से। सारा बिखरा हुआ प्रेम इक्वेशन के तौर पे बनता गया और इक्वेशनें खींचती गई। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस वीडियो तक बने रहे आखिरी तक। आपको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हो, क्योंकि आपने आज फिर एक ऐसा कंटेंट आपके जहन में, आपके मन में लेकर गए हो, दिमाग में लेकर गए हो, जो आपके जीवन में मोटिवेशन भी देगा, आपके बच्चों के काम आएगा, आपके छोटे भाई बहनों के काम आएगा, आपके खुद के काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।